हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको अपने चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हैं और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है परागण, यानी कि परागण के कारक। हम लोग अगली वीडियो में बात कर चुके हैं कि परागण क्या होता है और कैसे होता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे परागण के कारक, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं परागण प्रकार के होते हैं और परागण के बारे में कहते हैं जो आपकी पीछे की बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर बात करें परागण के बारे में, तो परागण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण जो होता है वो खुद ही से परागण होता है, यानी कि फ्लावर खुद से परागण करता है, उससे बोलते हैं स्वपरागण। और अगर बात करें परपरागण की, तो परपरागण में क्या होता है कि परागण करने के लिए किसी बाहरी फैक्टर की जरूरत पड़ती है, बाहरी कारक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वायु, जल और कीट, पक्षी, ये सब क्या होते हैं परपरागण के कारक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे परपरागण के कारक के बारे में। तो परागण कराने के लिए कितने कारक की जरूरत होती है? तो दो जरूरत होती है कारक की। पहला होते हैं अजैविक कारक और दूसरा होते हैं जैविक कारक। अजैविक कारक मतलब नॉन लिविंग और जैविक मतलब लिविंग वाले। ओके, अगर हम बात करें अजैविक कारक के बारे में और अगर अब हम बात करें जैविक कारक के बारे में, अजैविक कारक में क्या होता है कि इस वाले कारक में जो अधिकांश संख्या में परागण का श्रावण होता है। अजैविक कारक में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा परागण निकलते हैं और जैविक कारक में लिमिटेड निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं। क्यों और कैसे होता है, चलिए देखते हैं उसके बारे में। वायु परागण, जल परागण और कीट परागण, ये तीनों ही एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th में 2026 में या फिर और भी बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी एकदम 100% है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए, तो अगर हम बात करें वायु परागण के बारे में, तो वायु परागण को जो होता है, वायु परागण को जो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली बोलते हैं वायु परागण को। तो इसमें क्या होता है कि वायु द्वारा परागण दर्शाने वाले पादपों को क्या बोलते हैं, वायु परागण बोलते हैं। और इनके लक्षण क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि जो परागण होता है वो अधिक संख्या में रिलीज होता है। हाँ, जो परागण होता है ना, वो वायु द्वारा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। क्यों होता है रिलीज? क्योंकि वो वायु है, वो नहीं जानता है कि किस फ्लावर पे किसको ले जाना है। ठीक है, किस फ्लावर पे किस परागण को ले जाना है, तो वो क्या करेगा, वायु जो होता है परागण को ले जाता है और वो बहुत जगह बिखेर देता है। तो ज़्यादा मात्रा में रहेगा तभी वो अपने फ्लावर तक पहुंच पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि अधिक संख्या में इससे परागण क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, परागण हल्के होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर परागण भारी होंगे तो हवा के साथ वो जा नहीं पाएंगे। ठीक है, हवा के साथ वो पूरी तरीके से उसके साथ वो उड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो हल्के होते हैं और चिपचिपे रहित होते हैं। आई मीन कि चिपचिपे होते हैं। अगर वो चिपचिपा नहीं रहेगा तो वो हरदम उड़ता ही रहेगा हवा के साथ। ठीक है, क्योंकि हवा तो हमेशा चलता रहता है, तो वो भी हमेशा चलता रहेगा। अगर चिपचिपा रहेगा तो किसी फ्लावर पे क्या होता है, वो जाकर चिपक सकता है। और इसके जो पुंकेसर होते हैं किसी फ्लावर के, इसमें वो अनावृत होते हैं। यानी कि अगर पुंकेसर आवृत रहेगा तो उस पर जो परागण है वो कैसे जाके अटकेगा, नहीं जा पाएगा ना। इसीलिए जो इनके पुंकेसर होते हैं वो खुले खुले रहते हैं ताकि परागण आसानी से आके चिपक सके इस पर। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वर्तिकाग्र पिच युक्त होती है तथा जिससे परागणों को पकड़ सके। तो इनकी जो वर्तिकाग्र होती है ना, पिच युक्त होती है, मतलब रोएदार होती है। ठीक है, कि मतलब परागकण कोई आसानी से पकड़ सके। क्लियर? फिर क्या होता है कि अंडाशय के भीतर एक ही बीजांड पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि परागण हो रहा है वायु के द्वारा। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई परागकण आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आएगा तो भी बहुत कम आएगा। तो वो फ्लावर जो है अपना क्यों एनर्जी वेस्ट करेगा ज़्यादा बीजांड बनाने में। इसीलिए क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही बीजांड पाए जाते हैं। क्लियर? और इनके जो पुष्प होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और संघनित पुष्पक्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इनके जो पुष्प होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और अपने आप में बहुत संघनित रहते हैं, यानी कि कंडेंस रहते हैं पूरा पुष्प एकदम। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, घास, मक्का और क्या है, कैनबिस। तो इनमें क्या होता है ना कि वायु से परागण होता है। तीनों एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है मक्का के बारे में।
अगर हम बात करें मक्का का, तो मक्का में जो होता है टेंसले पाए जाते हैं, यानी फंदे पाए जाते हैं, ठीक है। रोवेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें जो होती है ना, जिन्हें वर्तिका अग्र यानी कि वर्तिका कहते हैं। तो जो मक्का में होता है टेंसल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, रोए जैसा, जिससे कि वो परागण को आसानी से पकड़ सके। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये है वो टेंसल है जो किस पे पाया जाता है, मक्के पे पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं रोए जैसा, जिससे क्या होता है, ये जिससे क्या होता है कि वो जो परागण है वो उड़ के अगर आता है, उड़ के अगर आता है हवा के साथ, तो ये जो होते हैं, इनमें जो होते हैं परागण क्या होते हैं, पता है यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हेयर्स लाइक होती है, जो टेंसल बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में फंदे बोलते हैं इसको। क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकेंड, जल परागण की। तो जब जल द्वारा परागण होता है तो उसको जो होता है हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। जब जल द्वारा परागण होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो इसमें क्या होता है कि जल द्वारा जो परागण बहुत कम आवृत्ति जो दर्शाते हैं, जो जल जो परागण करता है वो जल में वैसे भी बहुत कम प्लांट्स रहते हैं, तो जल में जो परागण होते हैं बहुत कम आवृत्ति से दर्शाते हैं, और वो भी कहाँ तक दर्शाते हैं, केवल एक बीजपत्री के 30 वंश तक ही सीमित है, 30 वंश तक ही दर्शाते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का लाइन है, तो आपको जरूर ही याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो जल परागण दर्शाने वाले परागण ये लंबे होते हैं और फीते आकार के होते हैं, ठीक है, और जल में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। ये कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते, फीते के आकार की होती हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो परागण है ये लंबे फीते लाइक स्ट्रक्चर पाई, फीते आकार की पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है, श्लेष्मीय आवरण पाई जाती है। आप खुद सोचो, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनके परागकण को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, ताकि उनके परागकण को कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और इनके जो पुष्प होते हैं बहुत छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, तो वो है हाइड्रेला, वेलेस्नेरिया, जोस्टेरा जिसे सीग्रास भी बोलते हैं, और कैरोटोफाइलम, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जल परागण के। और जल के द्वारा जो परागण होता है वो भी दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो मतलब जो हाइड्रोफिली होता है, जिस जल द्वारा परागण कहते हैं, जो हाइड्रोफिली होता है वो जल के सतह पर भी होता है और जल के भीतर भी होता है। तो जो जल के सतह पर होता है उसको बोलते हैं क्या, वेलिस्नेरिया, उसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। लेकिन अगर जो जल के भीतर होता है उसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा, ठीक है। आपको इतना डीपली नहीं जाना, अगर आपसे याद नहीं होता है तो डोंट वरी, आप सिर्फ इतना एग्जाम्पल याद रखो, इट्स इनफ फॉर यू। क्लियर। अगर हम बात करें जलीय पादप, जैसे कि वाटर हाइस्टिंग, ये क्या एक जलीय पादप है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि ये वाटर में रहते हुए भी, यानी कि जल में रहते हुए भी जल द्वारा परागण नहीं होता है इनका जो परागण होता है वो कैसे होता है, वायु से होता है और कीटों द्वारा होता है, ठीक है। जलकुंभी जिसे बोलते हैं, वाटर हाइस्टिंग को क्या बोलते हैं, जलकुंभी, और वाटर लिली को क्या बोलते हैं, जल लिली। तो इनका जो परागण होता है वो वायु से होता है और कीटों से होता है, ना कि वाटर से यानी कि पानी से होता है। क्लियर। तो ये दोनों एक्सेप्शन जो है, तो ये दोनों जो एक्सेप्शन है, तो ये जो दोनों एक्सेप्शन है आप इसको जरूर याद रखें। क्योंकि पीवाईक्यू में पूछ सकता है आपको कि वाटर लिली में जब परागण होता है तो वो जब वाटर लिली में परागण होता है तो किस प्रकार का परागण होता है, जलीय परागण होता है या वायु परागण होता है, तो वो आंसर है वायु परागण होता है, ना कि जलीय परागण होता है। फिर तो ये है स्ट्रक्चर।
बैलिस्नेरिया का, जो कि जिसमें जल द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है फीमेल फ्लावर है और इसमें फीते लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है ये। ठीक है, और ये होती है स्टिग्मा, इसके अंदर आपको इतना याद नहीं रखना। और ये है फीमेल फ्लावर और ये भी फीमेल फ्लावर ही है। ये फीमेल फ्लावर और ये है मेल फ्लावर। क्लियर? आपको बस इसमें इतना देखना है कि इसके जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, फीते लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके। क्लियर? अब हम देखते हैं कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण को क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। किसे बोलते हैं? कीटों द्वारा परागण क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। याद रखें, एंटोमोफिली। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वाधिक परागण होते हैं वो बीज यानी मक्खी द्वारा होती हैं। और ये किसके द्वारा होती है? मक्खी द्वारा मैक्सिमम परागण होता है, सिर्फ और सिर्फ मक्खी द्वारा। ठीक है, तो कीट परागित पुष्प जो होते हैं वो बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं, यहाँ तक कि गंध एवं अधिक मात्रा में मकरकंद उत्पन्न करता है। जो कीट वाले फ्लावर होते हैं ना, जाहिर सी बात है कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ वहीं पे जाएंगी जहाँ जिसके फ्लावर बहुत ही सुंदर हों, जिसके फ्लावर गंध देते हों और वो बड़े बड़े और रंगीन हों। ठीक है, तो वहीं पर क्या होंगे, कीटे भनभनाएंगे, यानी कि उससे आकर्षित होते हैं। ठीक है, और वो मकरकंद मतलब वो रस युक्त हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा परागण हो, और वही परागण वो लेती हैं। और मधुमक्खियां जो होती हैं शहद बनाती हैं, तो उस परागण से ही शहद बनता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आगे, तो कीट परागित पुष्प कीट जंतुओं को मकरकंद के अतिरिक्त अंडे के लिए स्थल भी उपलब्ध करवाते हैं। जो फ्लावर होते हैं ना, वो तो मकरकंद देते ही हैं, जिसे नेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि पोषण पदार्थ तो देते ही हैं कीटों को और मधुमक्खियों को, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो मधुमक्खियों को रहने के लिए, वहाँ अंडे देने के लिए उनको जगह भी प्रदान करती हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या करती है मधुमक्खियाँ, जो होती है उस फ्लावर को परागित करती हैं। इसके बदले क्या करती है मधुमक्खियाँ, यानी कि वो कीट उस पौधे को परागित करती हैं, और वो जो पौधा होता है यानी कि जो फ्लावर होता है, उन मक्खियों को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ये जो दुग्ध यानी कि मलिन गंध से मक्खियों व भृंग को आकर्षित करती हैं। उन फ्लावर्स के पास क्या होता है, गंध होता है, जिससे क्या करती हैं वो मक्खियों को या फिर भृंग को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती हैं। क्लियर? तो सबसे लंबा जो फ्लावर होता है, इसके एग्जांपल है एमोरफिलस। जो एमोरफिलस का जो फ्लावर है ना, वो सबसे लंबा फ्लावर है। कितना होता है? 6 फीट लंबा पुष्प होता है ये एमोरफिलस का फ्लावर। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा होगा? 6 फीट। उसके बाद होता है युक्का पादप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्का पादप सलभ यानी कि मोथ द्वारा परागण होता है इसका। युक्का पादप का परागण किसके द्वारा होता है? तो मोथ यानी कि सलभ द्वारा होता है। और ये सलभ को क्या देते हैं? अंडे रखने के लिए स्थल प्रोवाइड कराते हैं, यानी स्थान देते हैं कि तुम अपना अंडा यहाँ रख सकते हो। क्लियर? उसके बाद आता है अंजीर यानी कि फिग ट्री। तो इसमें क्या होता है ना कि ये क्या करता है कि वास्प कीट परागित करता है। कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं कि सिर्फ उनको वही कीट परागित कर सकता है। ठीक है, तो अंजीर का पौधा है, उसको परागित करने के लिए सिर्फ वास्प कीट चाहिए होता है। तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक परागण वाले चैप्टर से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।